तो चलो फ्रेंड्स आज एक नया टॉपिक चालू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बरोबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? तो हमने आगे लेमिनार फ्लो जब पढ़ा था, बरोबर है, स्टेडी फ्लो, उसमें हमने फ्लो लाइंस पढ़ा था, बरोबर है। सेम वे हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बरोबर है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि चलो ये क्या है, एक कंटेनर है। ये क्या है? एक कंटेनर। और कंटेनर में क्या भरा हुआ है? ये कंटेनर में क्या भरा हुआ है? तो आप बोलोगे कि वाटर, लिक्विड या कोई भी लिक्विड है। अरे भाई ये लिक्विड नहीं है, तो लाइंस है, बरोबर। लेकिन ये लाइंस जो है वो लिक्विड रिप्रेजेंट करने के लिए एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन गिवन रीजन। तो जो भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है उसको हम बताने के लिए यहां पे लाइंस यूज करेंगे, बरोबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सच अ कर्व्स ऑन विच एनी पॉइंट इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट, the direction of tangent gives the direction of electric field at that line. So the tangent drawn at any point is in the direction of electric field. Such a curve is called electric field line. तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा है, मतलब इसको डायपोल बोल सकते हैं हम। तो हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है। तो चलो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूं भाई, चलो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका किसका होगा? तो पॉजिटिव के कारण भी होगा, नेगेटिव के कारण भी होगा। पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, उससे अवे, और नेगेटिव के कारण इनवर्ड होगा। ये दोनों का रिजल्ट ये आएगा, आगे भी ये डायरेक्शन में आएगा, ये दोनों का। तो ये सभी पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर दे तो हमको एक लाइन मिलेगी। तो ये लाइन बताएगी कि भाई ये दोनों के रीजन में यहां पे मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा। चलो और एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि चलो यहां पे मैं ले लेता हूं एक 1 पॉइंट करके लिखता हूं। इसको क्या करता हूं मैं? 1 पॉइंट करके लिखता हूं। तो यहां पे प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा और माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा। प्लस क्यू का ये डायरेक्शन, बरोबर। इसका मतलब क्या होगा? प्लस क्यू जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब इसकी लाइंस मैंने ड्रॉ, इसका जो वेक्टर मैंने छोटा ड्रॉ किया है, बरोबर है। ओके, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको शायद ऐसे मिलेगा। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ये पॉइंट पे होगा। सेम वे हम यहाँ पे चले जाते हैं कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों का मिड पॉइंट है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा। तो दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा। ये हो गया E2 2 पॉइंट पे। वैसे ही चले जाए तो यहाँ पे 3 पॉइंट पे, वे 3 पॉइंट पे देखे तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है तो स्ट्रॉन्गर भी होगा, और ये पॉजिटिव है तो उसका थोड़ा कम होगा, और दोनों का मिला ले तो ये डायरेक्शन में आपको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो अब एक ऐसा कर्व ड्रॉ करेंगे जो सबको कैसा हो? टेंजेंट हो। एक ऐसा कर्व जो सबको टेंजेंट हो। तो देखा ये जो फील्ड लाइन, फील्ड की डायरेक्शन है उसको मैंने टेंजेंट लिया, यहाँ पे ये जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको टेंजेंट लिया। तो ये सभी को कनेक्ट कर देंगे तो एक लाइन रिप्रेजेंट होगी यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सेम वे आप यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। किसकी? प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की, बराबर है। तो यहां पर हमने पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ पिक्चुरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज अ सच अ कर्व ऑन इट if we draw tangent at any point it gives the direction of electric field at that point। तो चलो
ये प्लस क्यू माइनस क्यू का हो गया। अभी प्लस क्यू का जब पॉइंट चार्ज है, यहां पर तो दो चार्जेस है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और दोनों का लिया है, लेकिन यहां पे ले लेते हैं, चलो एक प्लस क्यू चार्ज है, सिर्फ पॉइंट चार्ज। तो हमको पता है कि पॉइंट चार्ज, यहां पे मैं कोई भी टेस्टिंग चार्ज रखूंगा 1 कूलम, तो उस पर फोर्स आउटवर्ड लगेगा, यहां पे आउटवर्ड, यहां पे आउटवर्ड, यहां पे आउटवर्ड। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी फील्ड लाइंस चार्ज से लेके इनफाइनाइट तक होगी, और ये कंटिन्यूअस आएगी। यहां पे मैंने बताया, लेकिन ये कंटिन्यूअस लाइन होगी, ये फील्ड लाइंस होगी किसकी? पॉजिटिव चार्ज की। कौन सी डायरेक्शन में? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। और सेम वे नेगेटिव चार्ज, भाई नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगी? पॉइंट चार्ज के लिए तो यहां पे मैं कोई प्लस 1 कूलम चार्ज रखूंगा, प्लस 1 कूलम, तो ये माइनस क्यू चार्ज है, तो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम रेडियली इनवर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। कहां से? इन्फिनिटी से लेके अंदर तक, बरोबर है। तो याद रखो, प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज, उसकी फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होगी? चार्ज से चालू होके इनफाइनाइट तक जाएगी, और नेगेटिव चार्ज है उसकी फील्ड लाइंस इनफाइनाइट से लेके चार्ज के अंदर आएगी, बरोबर, रेडियली। चलो, तो हमने जो फील्ड लाइंस ड्रॉ की, वो फील्ड लाइंस की अब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, बरोबर है। एक मोस्ट एमपी क्वेश्चन भी है, हमको आना ही चाहिए। यहां पे मोस्ट एमपी लिख देना, 2 मार्क्स में आ सकती है, बरोबर है। गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी तो हम पढ़े, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स इन नेगेटिव चार्ज। प्लस क्यू में से बाहर निकलेगी, और नेगेटिव चार्ज जो नजदीक में कोई क्लोजर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके अंदर एंड होगी, बरोबर है। तो फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, बरोबर है। जो 2 चार्जेस है, तो लेकिन मानो कि कोई सिंगल चार्ज है प्लस क्यू या तो फिर माइनस क्यू, लेकिन सिंगल चार्ज, तो उसकी फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होगी? इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंफिनिटी और इट स्टार्ट फ्रॉम चार्ज। तो यहां पे जो पॉजिटिव होगी तो यहां से लेके इंफिनिटी तक, नेगेटिव है तो इंफिनिटी से लेके चार्ज तक। तो इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज, देन फील्ड लाइंस स्टार्ट और एंड्स फ्रॉम इंफिनिटी टू द चार्ज। तो यहां पे दे में स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। हो गया क्लियर? चलो सेकंड, in a charge free region electric field lines can be taken to be continuous curve without any break। मानो कि कोई एक चार्ज है, वो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रहा है। अभी बीच में कोई रीजन आया, वहां पे कोई नेट चार्ज नहीं है, लेकिन आपका जो सिस्टम चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां पे होगा ही। तो आप वहां पे फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस विदाउट ब्रेकिंग आप बता सकते हो, बराबर। तो व्हाट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक? इन द चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स, बराबर। सेकंड, थर्ड, 2 फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई ये फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आप कोई भी रीजन ले लो, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है और उनका एक सिस्टम ले लो, तो उनकी भी जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेगी। क्यों भाई? इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, भाई इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट। भाई 2 कर्व्स है, 2 कर्व्स आर देयर, दिस वन एंड दिस वन, therefore we will get 2 टेंजेंट, एक ये डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन में, and 2 tangent give 2 direction of electric field at the same point. It is not possible because at any particular point vector has only one direction, बराबर है। तो यहां पे क्या लिखा? 2 field lines never intersect each other, 2 field lines never intersect each other. If they do, at the intersection point we will get 2 tangent which gives 2 direction of electric field at the same point, and it is not possible, therefore 2 field lines never intersect each other. 4, भाई फील्ड लाइन यहां से यहां पे गई और यहां पे वापस यहां पे आ रही है, हाँ कि नहीं? तो क्लोज लूप बनाएगी ना? क्या फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाएगी कि नहीं बनाएगी? नहीं।
बराबर, दे डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप। भाई समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है, अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बोला है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूं। तो यहां से फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, एंड में नेगेटिव में एंड होगी। यहां से जो जा रही है वो भी जा रही है, वापस नहीं आ रही है, मतलब यहां से जो फील्ड लाइन जा रही है वो वापस नहीं आ रही है, मतलब ये क्लोज लूप नहीं है, ये डायरेक्शन तो यही है, बरोबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, बरोबर। ये आपकी टेक्स्ट बुक में 4 ही दिए, लेकिन हम लिख सकते हैं फॉर 5th, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर म्यूचुअली पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस। ये जो मैंने फील्ड लाइन ड्रॉ की, ये किसका? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज सेम। तो ये एक दूसरे को पैरेलल होगी और सबके बीच का डिस्टेंस भी इक्वल होगा। सो द फील्ड लाइंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर at equidistant and म्यूचुअली पैरेलल। अभी आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये ऐसे आएगी, यहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यहां पे इंटेंसिटी कम होगी, वो मैंने 6 में लिखा है। चलो हो गया क्लियर? तो थोड़ा आगे चलते हैं, बाजू में देखते हैं। और 6th उसकी प्रॉपर्टी क्या है भाई? Distribution of electric field lines shows the strength of electric field at that region। तो भाई हमने अभी बताया कि मानो कि ये एक रीजन है, ये पॉइंट चार्ज है, यहां पे आप नजदीक कोई भी पॉइंट रखोगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे दूर जाओगे E is equal to KQ upon R square according to that equation, उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो कोई रीजन है, कोई रीजन में हमको क्या दिया है? उसकी डेंसिटी, मतलब पर यूनिट एरिया फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेगी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने यहां पे लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितनी गिवन एरिया में फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, जितनी नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होगी, डेंसिटी उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होगी, और जहां पे वो दूर दूर होगी वहां पे इंटेंसिटी कम होगी, बरोबर है। तो मेनली 6 उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट क्या है भाई? कि फर्स्ट इज दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम, फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम प्लस q and ends in a negative, and for single charge it goes to infinity or comes from infinity, बराबर है। Second, the field lines can be shown as a continuous curve without any breaking in a chargeless region, बराबर। Third, two field lines never intersect each other. If they do, we can get two tangent at the same point. It is not possible, बराबर है। Fourth, बराबर है, तो fourth क्या है? They do not form any closed loop. Fifth, uniform field lines of uniform electric field lines are equidistant and mutually parallel. And sixth, the distribution of electric field lines shows the intensity of electric field in given region. If the number of field lines per unit area is more, then intense electric field is more stronger. हो गया क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं, फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलो अभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। कोई भी क्यू चार्ज है उसमें से हम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? तो देखो, तो यहां पे मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया है क्यू, जो अपने सराउंड क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको पॉजिटिव चार्ज ले ले तो मानो कि इसकी फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, और सिर्फ ये डायरेक्शन में नहीं, सभी डायरेक्शन में होगी, बराबर है, सभी डायरेक्शन में होगी। लेकिन मैंने उसका एक लिमिटेड पोर्शन लिया है। तो यहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितने? तो चलो मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है? n। और हमने क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो हमने यहां पे देखा कि भाई ये जो एरिया है उसको बोल देता हूं मैं A1,
या तो फिर उसको बोल देता हूं ए, ये भी ए, इसको मैं बोल देता हूं ए डैश, बराबर है। तो देखो तो इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है 5, इसमें से कितनी पास हो रही है 5। दोनों में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो सेम ही है, लेकिन हमको पता है कि इसका एरिया काफी बड़ा है, तो पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाइंड करने जाएंगे तो यहां पे ज्यादा होगी और यहां पे पर यूनिट एरिया कम होगी, मतलब यहां का इंटेंसिटी स्ट्रॉन्गर होगा और यहां का इंटेंसिटी वीकर होगा, हाँ कि नहीं। तो यहां पर एरिया कम है, नंबर तो दोनों में सेम ही है, लेकिन यहां पे फील्ड लाइंस दोनों में सेम है, लेकिन यहां पे एरिया कम है, यहां पे एरिया ज्यादा है। सेम वे चलो मैंने यहां पे लिया, सेम एक एग्जांपल मैंने लिया कि भाई ए जितना एरिया है मैं उतना ही एरिया यहां पे ड्रॉ करता हूं थोड़ा दूर, तो क्या फील्ड लाइंस दोनों में सेम ही जाएगी? नहीं भाई, तो इसमें फील्ड लाइंस बराबर, इसको मैं थोड़ा यहां पे बता देता हूं, ये जो है देखो तो ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, लेकिन आप जितना क्लोजर आएंगे तो उसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होगी, इसमें से सिर्फ 3 ही पास हो रही है, अभी दिख रहा है वैसे तो यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इंटेंसिटी कम है। तो हमको क्या करना है भाई, हमको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, किसमें से? क्यू चार्ज में से। तो आपके टेक्स्ट बुक में तो टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन हम यहाँ पे उसको सीख सकते हैं, बरोबर है। तो देखो तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो चलो मैं मान लेता हूं कि एक स्फीयर है, स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है r, कितनी है r, और उसके सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा कंसीडर करो, कंसीडर द स्फीयर ऑफ रेडियस r, और उसके सेंटर पे देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज प्लस q। नाउ सपोज n फील्ड लाइंस आर इमर्जिंग फ्रॉम q, कितनी फील्ड लाइन आ रही है n, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई q में से जो n फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी तो उसके r डिस्टेंस पे जो सरफेस है, किसका सरफेस है? स्फीयर का, वो सरफेस में से फील्ड लाइंस बाहर आएगी, मतलब n जितनी लाइंस कितनी एरिया में से बाहर आ रहे हैं? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, मतलब द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो 4 पाई r स्क्वायर एरिया में से n लाइंस बाहर आ रही है, तो पर यूनिट एरिया में से कितनी आएगी? तो n अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो n अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू E, व्हाट इज E? kq अपॉन r स्क्वायर, व्हाट इज k? 1 upon 4 pi epsilon 0, our charge is q and the distance is r। तो फिर 4 pi निकल गए, r स्क्वायर निकल गए, so the n is proportional to q by epsilon 0, बराबर है। यहाँ पे प्रोपोर्शन दूर करेंगे तो क्या आएगा? बीटा एक कांस्टेंट है और आर्बिट्रेरली उसको हम 1 ले लेंगे, जो कुछ नहीं बोला है तो 1 ले लेंगे। So the number of field lines that can be drawn from any charge q are n is equal to beta q upon epsilon 0, बराबर है। चलो तो आपको ये पता चलना चाहिए, तो कोई भी चार्ज है q, उसमें से n लाइंस हमको ड्रॉ करनी है, तो कितनी होगी? बीटा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने ये अलग अलग चार्जेस लिए, उसकी फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ की, आपको पता चलना चाहिए। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, बराबर है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होगी, बराबर है। कितनी? बीटा q अपॉन एप्सिलॉन 0। सेम वे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफिनिट्स के रेडियली इनवर्ड होगी, वो भी कितनी होगी? बीटा q अपॉन एप्सिलॉन 0। एक प्लस q एक माइनस q, मतलब कौन? इलेक्ट्रिक डायपोल। भाई इलेक्ट्रिक डायपोल की फील्ड लाइंस कैसी होगी? तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल आर इक्वल एंड अनलाइक, बराबर। तो दोनों प्लस q माइनस q है, तो इसमें से जितनी फील्ड लाइंस जनरेट होगी, इमर्जिंग होगी, वो सब अंदर माइनस q के अंदर एंटर होगी। तो यहां से कितनी जनरेट हो रही है? बीटा q अपॉन एप्सिलॉन 0, और वो सभी फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर होगी, हाँ कि नहीं? इसके अंदर। चलो अभी आगे सेम वे, ये प्लस q1 ये प्लस q2, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज है, पर दोनों पॉजिटिव चार्ज, ये q1 है ये q2, तो इसमें से बीटा q1 अपॉन एप्सिलॉन 0 जितनी फील्ड लाइंस इमर्जिंग होगी, और इसमें कितनी? बीटा q अपॉन एप्सिलॉन 0, लेकिन दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये दोनों की फील्ड लाइंस ऐसे एक दूसरे से रिपेल करेगी, दूर जाएगी, बराबर है।
वैसे ही सेम ये दोनों पॉजिटिव है, वैसे ही यहाँ पे देखो तो दोनों मैंने नेगेटिव लिए, दोनों की फिगर सेम ही आएगी, लेकिन फर्क इतना कि इसमें फील्ड लाइंस की जो एरोज है वो बाहर की तरफ है, यहाँ पे एरोज अंदर आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस वहां से बाहर निकलेगी और नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस अंदर एंटर होगी। लेकिन मानो कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहां पर क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन दोनों मैग्नीट्यूड में सेम थे, लेकिन यहां पे मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मतलब एक में प्लस Q1 चार्ज ज्यादा है और Q2 चार्ज मैग्नीट्यूड में कम है। तो सिंपल है कि भाई इसमें से यहां पर क्या था, दोनों सेम है, मतलब यहां से जितनी इमर्जिंग होगी वो सभी की सभी -Q में एंटर हो जाएगी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर इसमें से जो एमिट हो रही है वो फील्ड लाइंस ज्यादा होगी, क्योंकि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो इसमें से कितनी इमर्जिंग होगी, बीटा Q1 अपॉन एप्सिलॉन 0, लेकिन इसमें कितनी जाएगी, तो ये तो नेगेटिव चार्ज Q2 है, तो उसमें कितनी फील्ड लाइंस एंटर होनी चाहिए, तो बीटा Q2 अपॉन एप्सिलॉन 0, तो बाकी कितनी रह गई, प्लस Q में से इमर्जिंग कितनी हुई थी, बीटा Q1 अपॉन एप्सिलॉन 0, लेकिन उसमें से सिर्फ बीटा Q2 अपॉन एप्सिलॉन 0 ही माइनस के साथ लिंक होगी और बाकी की इनफाइनाइट तक जाएगी, बरोबर है। वैसे ही कि जैसे 100 मेल है और 80 फीमेल है, 100 मेल और 80 फीमेल है, तो मैरिज कितने होंगे, सिर्फ 80, बाकी के 20 इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, बरोबर है। तो सेम हमको पता चलना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों। तो व्हाट इज अ फील्ड लाइन, फील्ड लाइन को देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि फील्ड लाइन कैसी आएगी, कहां से एमिट होगी, कहां से एंटर होगी, बरोबर है। तो फील्ड लाइन से एक आईएमपी टॉपिक है, उसके एमसीक्यूज भी आपको आने चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक अभी चालू करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बरोबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, बरोबर है। तो समझाता हूं आपको, इसकी टेम्पररी डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं, बरोबर है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इंटेंसिटी कहां पर ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, कहां पे वीकर है। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट करके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समझा सकते हैं, बरोबर है। तो सबसे पहले टेम्पररी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ऐसे हमने पढ़ा, हाँ कि नहीं। E इज प्रोपोर्शनल टू n अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। फिर हमने यहाँ पे लिखा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। फिर आया q इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0 इज प्रोपोर्शनल टू n। फिर हमने प्रोपोर्शन दूर किया तो बीटा आता था, जो हमने अभी पढ़ा। तो चलो मान लेते कि बीटा को 1 ले लेते हैं। इफ बीटा इज टेकन 1 और हम इनिशियली ले लेते हैं, शुरुआत में ले लेते, चलो बीटा इज इक्वल टू 1, तो हम टेम्पररी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि भाई व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, मतलब पर 1 मीटर स्क्वायर में से जितनी फील्ड लाइंस पास होगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक डेफिनेशन, टेम्पररी डेफिनेशन में दी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर 1 मीटर स्क्वायर। तो मान लो कि कोई रीजन है, वहां पे टोटल फील्ड लाइंस है 100, कितने में से, 5 मीटर स्क्वायर में से, 5 मीटर में स्क्वायर में से वो सरफेस है, उसमें से 100 फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो पर 1 मीटर स्क्वायर में से कितनी पास होगी, तो पर 1 मीटर स्क्वायर में से 5 मीटर स्क्वायर में से 100, तो पर 1 मीटर स्क्वायर में से कितनी, 20, 100/5। तो 20 फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, उसको हम मान सकते हैं कि इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमको अभी बोल दिया कि चलो ये रीजन पे इंटेंसिटी है 50, तो हम मान लेंगे कि भाई ये रीजन पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया ड्रॉ करेंगे तो उसमें से 50 फील्ड लाइंस पास होगी, हाँ कि नहीं। तो यहां पे देखते हैं,
Second, what is the electric flux? By electric flux is a total number of field lines. Total number of field lines passing through given surface is called electric flux. So electric field lines is the number of field lines per unit area and electric flux is the total number of field lines passing through the surface. हाँ कि नहीं? तो ये दोनों डेफिनेशन टेम्पररी है, लेकिन उसको याद रखना, उसी से समझे कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पे देख लेते हैं कि चलो मान लेते हैं कि ये कोई रीजन है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है E। ए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है E। उसका मतलब क्या कि यहां पे कोई भी रीजन यहां पे 1 मीटर स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो उसमें से E जितनी लाइंस पास होती होंगी। फील्ड लाइंस का फिर से एक बार डेफिनेशन बोल रहा हूं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, उसको ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो मैंने मान लिया कि चलो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, उसका मतलब क्या कि मैं यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर ड्रॉ करूंगा, 1 मीटर स्क्वायर, तो उसमें से E जितनी लाइन पास होगी, तो फिर मैं यहाँ पे A जितना एरिया रख दूंगा, कितना एज एरिया इतना रख दूंगा, तो फिर हम बोल सकते हैं कि भाई 1 मीटर स्क्वायर में से E जितनी फील्ड लाइंस, तो A एरिया में से कितनी, तो E इंटू A टोटल फील्ड लाइंस हुई। पर हमने पढ़ा सेकंड डेफिनेशन कि भाई टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फिर हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया कि भाई जहां पे इंटेंसिटी E है वहां पे A जितना एरिया रखेंगे जिसका प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, बराबर है, तो फिर उसमें से टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास होगी, E इंटू ए, और E इंटू ए तो क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमने बोला कि भाई जहां पे रीजन E है वहां पे आप A जितना एरिया वाला सरफेस रख दोगे तो वहां पे फ्लक्स होगा E इंटू ए। अभी समझो कि जो भी एरिया बोला है, भाई एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, तो एरिया इज अ vector quantity and what is its direction? Its direction is the normal to the plane of the surface। तो मानो कि ये मोबाइल है, उसका जो सरफेस एरिया बोलो तो ये सरफेस एरिया है, उसका ये प्लेन है, उसको परपेंडिकुलर ये जो डायरेक्शन बनी वो डायरेक्शन उसके एरिया की डायरेक्शन होगी, उसको एरिया वेक्टर बोलेंगे यहां से, बराबर है। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया इज अ नॉर्मल टू द सरफेस प्लेन ऑफ द सरफेस। तो फिर ये जो हमने ऐसे रखा तो एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में था और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, तो हमको फ्लक्स कितना मिला, phi इज इक्वल टू E इंटू ए। तो हम अभी आगे बात करते हैं। चलो हम यहां पे सोचते हैं कि भाई एक मिनट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको यहां पे फाइंड करनी है। तो मैंने क्या बोला कि जहां पर एरिया फील्ड E है वहां पे A जितना एरिया रखूंगा तो टोटल फ्लक्स लाइंस कितनी पास होगी, EA, वही होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन और एक बात पे भी डिपेंड करेगा कि आप जो एरिया रखने वाले हो सरफेस वो कैसे रखने वाले हो। तो चलो मान लेते हैं कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, ये जो ब्लू लाइंस है वो ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने यहां पे सबसे पहले ये कोई एरिया है उसको ऐसे परपेंडिकुलर रखा, उसका प्लेन जो है वो उसको परपेंडिकुलर रखा फील्ड लाइंस को सॉरी, तो उसका प्लेन उसको परपेंडिकुलर है तो उसका एरिया वेक्टर ही आएगा। तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना, 0। लेकिन यही तो यहां पे अभी देखो, यहां पे ये सभी लाइंस यहां से पास हो रही है, ये जो सभी लाइन है वो उसको सरफेस से पास हो रही है, हाँ कि नहीं, उसको इंटरसेक्ट करके बाहर निकल रही है। लेकिन अभी यही सरफेस को मैं ऐसे रखूंगा, ऐसे भाई ऐसे रखूंगा तो फिर उसमें से तो एक भी लाइन पास नहीं हो रही है, सभी जो भी फील्ड लाइंस है वो उसको तो पैरेलल ही है, मतलब एक भी फील्ड लाइंस ये सरफेस में से पास नहीं हो रही है। तो सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स कितना हुआ, तो फ्लक्स phi इज इक्वल टू 0। तो फिर एक बात क्लियर हो गई कि आप एक सर्टेन एरिया वाले कोई सरफेस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो भी उसके
साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा वो किस पे डिपेंड करता है, तो भाई द ओरिएंटेशन ऑफ दिस सरफेस, वो कितना एंगल बना रहा है उसका एरिया वेक्टर। तो चलो अभी यहां से बात करते हैं कि जब मैंने ऐसे रखा तो उसका पूरा सरफेस जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है और उसका एरिया वेक्टर उसको पैरेलल है। लेकिन जब मैं ऐसे रखूंगा तो उसका प्लेन फील्ड लाइंस को पैरेलल है लेकिन उसका एरिया वेक्टर उसको परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर सोचो अभी मैं उसको कोई थीटा एंगल पर रख देता हूं तो थीटा एंगल जो होगा वो ये डायरेक्ट, उसका एरिया वेक्टर ये आएगा, उसका एरिया वेक्टर ये बना और फील्ड लाइन ये डायरेक्शन में है। तो ये जो एरिया बना उसके दो कंपोनेंट आप कंसीडर कर सकते हो, टू कंपोनेंट, वन कंपोनेंट इज दिस एंड सेकंड कंपोनेंट इज दिस। ये जो आपका एरिया वेक्टर है सरफेस जो है वो थीटा एंगल पे है, उसके दो कंपोनेंट्स, एक ये और एक ये। तो हमने यहां पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एरिया को, इसका ये पार्ट a cos थीटा और ये होगा a sin थीटा। हम देख सकते हैं कि इसका a cos थीटा जो पार्ट है वो ऐसा है और a sin थीटा पार्ट है ये इसको पैरेलल टाइप है। तो फ्लक्स किस में से पास होगा, इफेक्टिव एरिया a cos थीटा में से। फ्लक्स पास होने के लिए जो इफेक्टिव एरिया चाहिए वो कौन हमको देगा, a cos थीटा। तो यहां पे फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो ये जो सरफेस है हम थीटा एंगल पर रखेंगे उसके एरिया वेक्टर को। याद रखना एंगल आपको एरिया वेक्टर का लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, नहीं कि सरफेस का। तो एरिया वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द फ्लक्स कैन बी गिवन बाय, फ्लक्स कितना है भाई, यहां पे ये आएगा 90 डिग्री और ये आएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो फाई इज इक्वल टू ई और इफेक्टिव एरिया कितना, a cos थीटा। तो आपको मिल जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट a वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया क्लियर। तो सिंपल चीज आपकी टेक्स्ट बुक में तो डायरेक्ट दिया है, मैंने आपको थोड़ा समझाने का ट्राई किया, बरोबर है। तो जहां पे फ्लक्स ज्यादा होगा इंटेंसिटी भी हम ज्यादा मान सकते हैं, बरोबर है। चलो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई हम मान लेते हैं यहां पर तो जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, मतलब उसकी हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड भी कैसा होगा, सेम ही होगा। मतलब यहां पे जितना फील्ड है यहां पे सब जगह पे सेम ही है। लेकिन यहां पे जो अलग अलग है तो क्या करेंगे, बरोबर है, तो क्या करेंगे, चलो हमने एक चार्ज ले लिया Q, वो अपने आसपास क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। और मैंने ये एरिया में ये जो टोटल अनइवन इरेगुलर शेप का जो एरिया है उसके साथ लिंक फ्लक्स मुझको फाइंड करना है। तो मैं एक काम करूंगा, पूरे सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, तो यहां पे एंटायर सरफेस नहीं लेंगे, यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिसका नाम है डेल्टा एस, बरोबर है। पूरे एरिया के साथ उसका E डॉट ए नहीं करेंगे, यहां पे सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे और स्मॉल एलिमेंट कितना होगा, डेल्टा एस। और ये पॉइंट पे एट दिस पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E एंड इट्स मेक्स एंगल थीटा विथ एरिया वेक्टर। तो हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होता है वो काउंट कर लेंगे। सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्मॉल एरिया एलिमेंट डेल्टा एस इज E, therefore the electric flux linked with small element can be given as delta phi is equal to E dot delta S। यहां पे हमने पूरे एंटायर सरफेस के लिए लिया था क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम सिंपल एक स्मॉल रीजन के साथ लेंगे, तो E डॉट डेल्टा S। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equal to sigma E dot डेल्टा एस, बरोबर। जो डेल्टा एस ऐसे स्मॉल एलिमेंट लेंगे टेंड्स टू 0 और वो कंटिन्यूअस उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पूरा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, E इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो हमने एक फॉर्मूला बना दी, बरोबर है। तो आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो फाई इज इक्वल टू E डॉट एस से कर सकते हो। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई सर्टेन
स्मॉल एलिमेंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड इंटीग्रेशन करके आप पा सकते हो, बरोबर है। चलो आगे, तो उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड with given surface is a surface integration of electric field at that region. Electric flux linked with given surface is a surface integration. ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन किया, बराबर है। चलो उसका यूनिट, इसका यूनिट क्या? न्यूटन पर कूलम। ई का यूनिट न्यूटन पर कूलम और ये मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या तो फिर उसको लिख सकते हैं, आगे आएगा यूनिट वोल्ट इनटू मीटर। उसका डायमेंशन m1 l3 t-3 a-1 होगा। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो हम मानेंगे कि भाई फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन नहीं होती, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए, बट इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्केलर है वर्क की तरह, वर्क जो होता है वो स्केलर है, फिर भी वर्क पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। वैसे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज है उसका फ्लक्स नेगेटिव होगा, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा गॉस लॉ की तरफ जाते हैं, बराबर। तो अपने दिमाग में क्लियर हो गया, इफ द सरफेस ऑफ एरिया वेक्टर ए इज केप्ट एट एंगल थीटा इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देन phi is equal to E dot A or EA cos theta. Otherwise, in non-uniform electric field, phi is equal to E dot delta S और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, बरोबर है। चलो एक इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक पढ़ने जा रहा है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसका नाम है गॉस थ्योरम, बरोबर। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक आईएमपी रिजल्ट हम यहां पे फाइंड करेंगे जिसका नाम है गॉस थ्योरम। क्या थियरी पढ़ो एक बार ऊपर, क्वेश्चन मोस्ट एमपी। प्रूव एंड स्टेट गॉस थ्योरम अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। प्रूव एंड स्टेट गॉस थ्योरम अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलो भाई एक काम करते हैं, हमको क्या अप्लाई करना है कि भाई व्हाट इज द फ्लक्स? phi is equal to integration E dot delta S ds। तो हम यहां पे E फाइंड का, E का सरफेस इंटीग्रेशन लेना है, लेकिन E इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? तो चलो हमने यहां पे मान लिया देयर इज अ पॉइंट चार्ज Q। कौन है? पॉइंट चार्ज Q। और एक यहां पे स्फेरिकल सरफेस हम कंसीडर करेंगे। क्या? स्फेरिकल सरफेस कि जिसकी रेडियस कितनी है r, और उसके सेंटर पे हम q चार्ज कंसीडर कर लेंगे और उसका जो एरिया सरफेस एरिया ये उसका सरफेस एरिया होगा। तो हमको फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है यहां पे। तो वी हैव कंसीडर्ड दैट, कंसीडर अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड द चार्ज q इट्स ऑन इट्स सेंटर, बराबर है। तो चलो इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो सरफेस पे हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो वी हैव कंसीडर्ड अ स्मॉल एरिया एलिमेंट डेल्टा एस। क्या है स्मॉल एरिया एलिमेंट? डेल्टा एस। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? डेल्टा एस। और उसकी डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि सरफेस जो होगा, जो स्फीयर होगा, उसकी सरफेस पे कोई भी आप एलिमेंट कंसीडर करोगे और उसको परपेंडिकुलर नॉर्मल उसको ड्रॉ करोगे तो वो नॉर्मल रेडियली डायरेक्शन में होगा। कौन सी डायरेक्शन में होगा? रेडियल, बराबर। तो मैं यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करूंगा तो जिसका एरिया वेक्टर होगा डेल्टा एस और वो होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E, और E की वैल्यू क्या होगी? KQ upon R square. So what we have done, as shown in figure, consider a small spherical surface of radius R and charge Q at the center of it. चलो स्फीयर कंसीडर किया, उसके सेंटर पे एक Q चार्ज कंसीडर किया, उसकी सरफेस पे क्या कर रहे हैं? कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट डेल्टा S is equal to delta S R cap on the surface and the electric field is E on it.
तो जो हमने सरफेस स्मॉल एलिमेंट लिया उसका एरिया वेक्टर है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस इंटू आर कैप, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे वो कितना है E. Therefore, according to the definition of electric flux, the electric flux linked with this small element delta phi is equal to E dot delta S. What is E? By E is equal to, ये पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा KQ बाय R स्क्वायर, K 1/4 pi epsilon naught Q upon R square यूनिट वेक्टर डॉट डेल्टा S R कैप निकल गया, तो 1/4 pi epsilon naught Q upon R square into डेल्टा S हो गया क्लियर। तो डेल्टा phi is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q upon R square into डेल्टा S. Therefore, total electric flux linked with whole entire surface, भाई हमको पूरी सरफेस पे करना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, सिग्मा, सबका अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। तो phi is equal to the sigma of this 1/4 pi epsilon 0 Q upon R square बाहर ले लेता हूं, क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट कंसीडर करोगे उसका डिस्टेंस तो सेंटर से r ही होगा, तो Q कांस्टेंट r कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, तो सिग्मा डेल्टा S, बट वी नो व्हाट इज द डेल्टा S। भाई यहाँ पे सरफेस पे डेल्टा S ऐसे सभी एलिमेंट कंसीडर करोगे और उनका सम करोगे तो वो किसके बराबर होगा, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर या स्फेरिकल सरफेस। इफ द एलिमेंट आर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एंटायर सरफेस, then the taking that sigma delta S is equal to 4 by R square. So putting the value of S in this equation, phi is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q upon R square, और इसकी जगह पे 4 pi R square सब निकल जाएगा, तो इतना बाकी रहेगा Q upon epsilon 0। देखो ये प्रूव भी हो गया, मैंने एक डेसी डेफिनेशन दी थी आगे, टेम्पररी डेफिनेशन कि व्हाट इज द फ्लक्स, फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एनी सरफेस, हाँ कि नहीं। तो यहां पर देखो मैंने आपको बताया था वहां पे कि भाई कोई Q चार्ज है उसमें से कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, तो हमने आगे की थियरी में पढ़ा कि N इज इक्वल टू बीटा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। Q चार्ज में से बीटा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 जितनी फील्ड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, और बीटा हमने 1 ले लिया तो 5 मिला था Q अपॉन एप्सिलॉन 0, वही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वही फ्लक्स भी हो गया। तो phi is equal to Q upon epsilon 0 बराबर। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द गॉस लॉ ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो उसको डिफाइन करते हैं। भाई व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द रेशियो ऑफ व्हाट टू व्हाट, तो phi is equal to Q by epsilon naught। व्हाट इज Q, तो आपने फ्लक्स फाइंड किया किसके साथ, लिंक फ्लक्स, तो ये स्फेरिकल सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स। तो Q कौन है, Q उसके अंदर जो चार्ज है, द Q इज अ एनक्लोज्ड चार्ज बाय द सरफेस। तो आपने जो सरफेस कंसीडर की उसके अंदर जो चार्ज है वो कौन है, Q। सो द Q इज द एनक्लोज्ड चार्ज बाय द गिवन सरफेस, एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अराउंड Q। तो इसके आजू बाजू मीडियम कौन है, वैक्यूम, तो वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो। सो व्हाट इज द फ्लक्स, flux is the ratio of Q upon epsilon naught, but what is Q, Q is the enclosed electric charge by the given surface and upon permittivity of vacuum। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन दी, उसकी लॉग स्टेटमेंट दिया, the electric flux linked with any surface, the electric flux linked with any surface is the ratio is equal to the ratio of total electric charge enclosed by the surface and the permittivity of the medium around it। उसके आजू बाजू जो मीडियम होगा उसकी परमिटिविटी। तो देखो हमने एक एग्जांपल लिया कि यहाँ पे एक सरफेस ली, सरफेस पे एक Q1, Q2 और Q3 चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव, और भी एक चार्ज है जिसका नाम Q4। लेकिन व्हाट इज द फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो टोटल फ्लक्स phi is equal to sigma Q। What is sigma Q? Total flux enclosed by the surface upon epsilon 0। तो sigma Q कितना होगा, Q1 minus Q2 plus Q3, ये सबका सम। Q4 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो सरफेस की आउटसाइड है, जो सरफेस के अंदर है वही लेना है। तो phi is equal to Q1 minus Q2 plus Q3 upon epsilon 0। क्लियर हो गया।
तो हमने यहाँ पे गॉस लॉ प्रूव किया। गॉस लॉ हमको यहां तक लिखना है, यहां तक लिखना है, बरोबर। बोर्ड में जो आ जाए तो यहां तक लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सरफेस नोन एज, जो सरफेस पे हमने अप्लाई किया गॉस लॉ, जो सरफेस पे हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे उसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। एप्लीकेबल टू सरफेस ऑफ एनी शेप, तो ये जो है वो एप्लीकेबल टू एनी शेप और एनी डायमेंशन होगा। कैन बी अप्लाइड इजीली टू इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिक सरफेसेस, तो जब भी, क्या इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जिस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट सेम ही है, इक्वल है, वैसी सरफेसेस पे हम इजीली उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी एंटायर सरफेस पे सेम होगा उसको इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिक सरफेस बोलेंगे, तो उसको हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये कोई भी सरफेस पे एप्लीकेबल है, लेकिन जो आपको इजीली अप्लाई करना है तो ऐसी सरफेस फाइंड करो कि जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट सेम ही हो, ऑलमोस्ट नहीं सेम ही हो। ओके, एंड इट रिप्रेजेंट्स कूलम्स लॉ। भाई ये जो भी प्रूव हुआ इको लेके प्रूव हुआ और इट इज अ कूलम्स लॉ, बरोबर है। तो हमको क्या मिल गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हो गया क्लियर? पक्का? तो आज हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा। कल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थोड़े न्यूमेरिकल गिनेंगे और एमसीक्यू बेस पे जो और नोट्स लिखानी है वो मैं कल लिखाऊंगा, बरोबर है। लेकिन फिर से एक बार ये देख लो, आपको पता चलना चाहिए। चलो बाय।